ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कनाडा यूएस की राह पे चल रहा है, वहां पे भी स्टेम और नॉन स्टेम प्रोग्राम होते हैं, उसके हिसाब से आपको ओपीटी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कनाडा भी उस राह पे चलने की कोशिश कर रहा है कि जो हाई डिमांड प्रोग्राम है स्टेम है उसमें, तो हालांकि अभी हेल्थ केयर और ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन यूएस में तो आज भी आप स्टेम पे ही जाते हो तभी आपको 3 साल की ओपीटी मिलती है। जी जी। तो कनाडा का भी कुछ ऐसा ही प्लान है, ऐसा काफी हद लग रहा तक है। सर कनाडा को उस राह पे चलना भी पड़ेगा, हम्म। बिकॉज गिवन द डायनामिक्स एंड चेंजेस दैट यू आर विटनेसिंग इन द ग्लोबल वर्कफोर्स करेंटली, हम्म। कनाडा यूएस का इमीडिएट नेबर है। और ओके। कोई पहली दफा नहीं है कि यूएस की चीज को ही वो इमिटेट कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग इट हिस्टोरिकली एंड देयर इज अ रीजन। अगर आप यूएस जैसे कंट्री के नेबर हो और आप उनको एम्यूलेट करते हो तो आप उसके पॉजिटिव्स भी देखते हो। ओके। यूएस आज की तारीख में $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर, और 2050 तक भी वो अपने टॉप पोजीशन से शायद ही हिलने वाली है रियल सेंस में, यस। क्योंकि चाइना जैसे कंट्री का भी ग्रोथ अब स्टेगनेट होने लगा है, राइट। सो मेजर कंपटीशन अगर सॉरी थोड़ा इधर जा रहा हूँ, बट यूएस के लिए चाइना और इंडिया मेजर कंपटीशन थे, बट स्टिल टिल 2050, आज सुबह का ही एक डेटा है, यूएस स्टिल सिट्स कंफर्टेबली एट द टॉप। सो ऐसे कंट्री को एमुलेट करने में, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करने में कुछ गलत नहीं है। एंड कैनेडा विल सर्टेनली सी द बेनिफिट्स ऑफ इट, स्टूडेंट्स विल सर्टेनली सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। एक फनल जैसा है सर, जहां ऊपर से एक समय बहुत बच्चे आए, अब थोड़ा नैरो डाउन होगा, लेकिन वो फनल धीमे धीमे अब एक बहुत फिल्टर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो सर सवाल ये है कि अभी जो स्टूडेंट जिसने रिसेंटली 12th कंप्लीट किया हुआ है और वो कनाडा जाना चाहता है, तो उसे कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सर जिस तरह से जो स्टूडेंट्स फिलहाल कानन के थ्रू कनाडा में हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली काउंसलिंग लेकर गए हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो हैं कनाडा में, उनको एक साइकिल पता होगा कि जब वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ सेमिनार के या काउंसलिंग के लिए आते हैं, उस स्टेज से लेकर जब वो प्री डिपार्चर सेमिनार अटेंड करते हैं, हमेशा हमारा तवज्जो, हमारी जोर एक चीज पर होती है कि उनको सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करनी है इन एडिशन टू देयर हार्ड स्किल्स। बिकॉज इन अ कंट्री लाइक कनाडा और यूएसए, इट इज नॉट ओनली योर कोर्स दैट विल मेक यू सेलेबल, बट इट इज ऑल्सो योर एडिशनल स्किल्स दैट मेक यू मार्केटेबल इन द मार्केट प्लेस। सो अगर मैंने रिसेंटली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैंने किसी भी फील्ड से कंप्लीट किया है, एडिशनली अगर मैं एक अच्छी रिसर्च कर सकता हूँ, एक अच्छा ड्राफ्ट अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, तो सर्टेनली मेरे पास एक स्कोप है। और भले मैंने 12th पास किया है, बट आई हैव टू थिंक लाइक अ ग्रेजुएट। इंडिया में जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 21-22 साल के बच्चे की तरह, एट 17 और 18 यू विल हैव टू थिंक 3 to 4 years वेल इन एडवांस के कौन सी स्किल्स है जो आज नहीं बट आने वाले 5 साल में डिमांड में होगी। क्या वो एआई है, क्या वो एमएल है, अगर कंप्यूटर्स की हम बात करें, अगर हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ऑटोमेशन अब कितना है, रोबोटिक्स अब कितना है, एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर कनाडा जैसी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट है, हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे पास जो स्किल है मैं वो जाके उस कंट्री को या इंडस्ट्री को दूंगा, हमें ये देखना है क्या उधर डिमांड है, और उधर जिस चीज़ की डिमांड है मुझे थोड़ा अपना कोर्स ऑल्टर करके वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। एक बेसिक सा आपको अगर फीडबैक बताएं, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है बट काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है, हम कानन की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना 5 लाइन का इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं। I have a few friends in Canada who now have started working with banks and even other IPOs and BPOs, and they tell कि अब जो recent time में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपनी मदर टंग में भी शायद बात करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं, इतना क्लियरली नहीं बोल पाते। सो कम्युनिकेशन स्किल्स सर सर्टेनली इट सिट्स एट द टॉप, और इसको कोई एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स जितनी अच्छी हैं, आप कनाडा जा रहे हो तो आप एटलीस्ट फ्रेंच का A1 लेवल, जो बहुत फंडामेंटल लेवल है, A1 लेवल आप सीख के जाएं। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में है फॉर एग्जांपल, तो जो बेसिक ड्राफ्टिंग या कैड कैम जैसे सर्टिफिकेशन के कोर्सेस है, भरमार है, इंडिया के सारे शहरों में ऐसे कोर्सेज की भरमार है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, आईटी अपस्किलिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत कोर्सेस है जो प्रोवाइड करती है, और वो जेन्युइन कोर्सेस हैं। गूगल की तरफ से सर बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। अपग्रेड या अनअकैडमी के ऊपर कम प्राइस में काफ़ी कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये स्पेशली जो हम एडिशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, ये मैं इंजीनियरिंग, ये स्टेम फील्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि स्पेसिफिक्स हैं कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बिजनेस और ये जो आर्ट्स वाले प्रोग्राम थे, इसका तो अब इनफ्लो वैसे ही थोड़ा थोड़ा घटने लगेगा। So you'll have lots of students in future, especially in the next 2 years, who will be going into STEM category of programs. So अगर मैं भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इंडिया से लेके जा रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसे 600 बच्चे हैं जो मेरे ही शहर से या मेरी ही कंसल्टेंसी से जा रहे हैं,
जिनके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या आईटी का डिप्लोमा है, तो मेरे पास एडिशनल स्किल क्या है जो मुझे इनसे अलग बनाएगी? सो उस चीज़ का सर कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं उसके लिए जाके कभी ब्लेम नहीं कर सकता कि कनाडा ने रातों रात पॉलिसी चेंज कर दी। जब मैं 2025 में या 26 में पहुंचूंगा, मुझे पता था कि कनाडा 2024 से ही पॉलिसीज चेंज कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको अब जिस तरह के लोग चाहिए ना, वो उस डायरेक्शन की पॉलिसी बना रहे हैं। रेदर देन एवरीवन हु कम्स टू कनाडा इज वेलकम, वो पॉलिसी अब हिस्ट्री हो गई। और वो कनाडा के लिए नहीं सर, वो हर किसी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस हैं, यूके में चेंजेस हैं, इवन अ कंट्री लाइक डेनमार्क हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, कंट्री लाइक जर्मनी इज इंट्रोड्यूसिंग सम चेंजेस। So countries are going to introduce these changes, and students will have to upscale themselves with certain additional skills, and communication skills are certainly sits at the top. लेकिन मान लीजिए कि ये तो आपने बात कर ली स्टेम प्रोग्राम के बारे में, अगर मैंने 12th कॉमर्स किया हुआ है तो मेरे पास कौन से ऑप्शंस रहेंगे अगर मुझे कनाडा जाना है? सर कॉमर्स के बाद सर्टेनली जो हम 5 फील्ड्स डिस्कस कर चुके हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली कॉमर्स या आर्ट्स या फाइन आर्ट्स के इतने ज्यादा मतलब ना के बराबर ही ऑप्शंस हैं। ओके। इसको मिक्स किया गया है तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ऐसे 2 ही प्रोग्राम्स हैं जो 966 प्रोग्राम्स की लिस्ट में निकल के आए हैं। तो या तो एनालिटिक्स साइड मुझे अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर बैचलर्स मुझे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। यस। उसमें भी मीडिया स्टडीज या मीडिया अकाउंट, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं मुझे फिर वो पढ़ने पड़ेंगे। और इंडिया से ऐसे स्टूडेंट्स को अपना जो स्टैटिस्टिकल एबिलिटी है, अपना जो अकाउंटिंग एबिलिटी है, अकाउंट्स के जो रिसेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर्स जिनके ऊपर दुनिया काम कर रही है, उसका एटलीस्ट फंडामेंटल नॉलेज लेके वहां जाएं। उसका अपस्किलिंग वहां जाके हो सकता है, बट बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ वहां पहुंचना सर, वो आज की तारीख में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगेन कोई भी दूसरे भी स्टूडेंट है जो ये कैटेगरी में नहीं आते, 966 कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो बैचलर्स का ऑप्शन मेरे पास रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। और उसमें कोई चेंज नहीं है? नहीं, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को फील्ड ऑफ स्टडी, ये जो 966 प्रोग्राम्स है ना, उनको इसकी कोई बंदिश नहीं है, उनकी कोई लिमिटेशन है। तो मतलब मैं किसी और कंट्री में अगर प्लान कर रहा हूँ, चाहे मैं यूएस में कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ, जर्मनी में कर रहा हूँ, तो वहां पे भी मुझे बैचलर्स ही करना पड़ेगा? सिर्फ कनाडा ही एक ऐसा कंट्री था जो मुझे ये ऑप्शंस दे रहा था कि आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो अभी बैचलर्स का ऑप्शन तो मेरे पास स्टिल रहेगा, और उससे मुझे मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में कोई भी चेंज मेरा नहीं होने वाला। सेम अगर मैं मास्टर्स करता हूं तब भी ये रूल सेम? सारे फील्ड्स ओपन है मास्टर्स के लिए भी सारे फील्ड्स ओपन है। बस मास्टर्स वालों को जो इक्वेशन है ना, थोड़ा वो SOWP, क्योंकि मास्टर्स के लिए जो बच्चा जा रहा है यूजुअली 24-25 प्लस होता है या 30 की रेंज में होता है। सो इनमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैरिड होते हैं। सो वो ये सोचते हैं कि हम जा रहे हैं तो 3-4-6 महीने के बाद अपने स्पाउस को SOWP कैटेगरी में बुला लें। तो उसके लिए कुछ एक चुनिंदा फील्ड्स हैं, उसके लिए उनको कम से कम 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा। बाकी अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है और 1 साल का भी प्रोग्राम कर रहा है, तो भी वो 3 साल की वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। वो आज भी है। अच्छा, आज भी है? हाँ। लेकिन 1 नवंबर के बाद? हाँ, वो थोड़ा इक्वेशन चेंज होने वाले हैं। ओके। एटलीस्ट वो हाँ, तो उस पे भी हम बात करेंगे कि जैसे कि पहले रूल्स आया था, उसमें कहा था कि 1 साल का मास्टर करेंगे और आपको 3 साल की वर्क परमिट मिल जाएगी। जी,